नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी पूनम जी पर आधारित है। वह उनकी ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूमती और उनके साथ होती हुई गतिविधियों के बारे में हमें बताती है और इस कहानी की एक हैप्पी एंडिंग भी है। आइए सुनते हैं। सुबह का चाय नाश्ता निपटा कर थकी हारी पूनम जी अभी बेड पर ही लेटी हुई थी कि उनके सामने पति की तस्वीर को देखकर सोचने लगी। आज 5 साल हो गए हैं आपको गए हुए, और जैसे कल का ही दिन लगता है जब हम सब लोग आपस में एक साथ बैठकर हंसी ठिठोली किया करते थे। सोचकर ही उनकी आंखों में नमी आ गई और उनकी आंखें धुंधली हो चली थी। अच्छे भले तो बैठे थे, अचानक से कहने लगे, दम घुट रहा है, हॉस्पिटल ले चलो, गाड़ी में ले जाते। वक्त भी मेरा हाथ कस के पकड़ा था। उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही पकड़ ढीली कर ली और उनकी सांसें रुक गई। हार्ट अटैक आया था और वह चले गए मुझे छोड़कर। पूनम जी का दुख देखते देखते आंसुओं के जरिए बाहर आने लगा। वह लगातार उनकी तस्वीर को निहारती ही जा रही थी। इतने में उनका एक लौता बेटा सुरेश आया और बोला, माँ आज बहुत थकावट हो गई है, मेरा ऑफिस बहुत दूर है, आने जाने में रोज़ 2 घंटे चले जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस के पास ही घर ले लूँ। तुम जैसा ठीक समझो बेटा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। मैंने एक मकान देखा है, लेकिन क्या बेटा कोई परेशानी है? क्या है माँ, 10 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। इतने में सुरेश की पत्नी अनीता बोली, अरे तो क्या हुआ, माँ जी की जो एक एफडी पड़ी है वही तुड़वाकर पैसों का इंतज़ाम कर लेते हैं। कोई बात नहीं बेटा, एफडी तो समय पर काम आने के लिए ही बनवाई जाती है, पूनम जी बोली। माँ की बात सुनकर सुरेश और उसकी पत्नी अनीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ दिनों के बाद सुरेश मिठाई का डब्बा और खुशखबरी हाथ में लाया। माँ, अनीता यह लो, मुंह मीठा करो, मैंने वह फ्लैट खरीद लिया है। हम 1 महीने बाद ही उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। इस पर पूनम जी प्रसन्नता से बोली, तो ठीक है बेटा, सारा सामान तो ले जाकर जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए वहाँ शिफ्ट करने से पहले अपने इस मकान को बेच देते हैं। बेचना क्यों है माँ, आप तो रहेंगे ना यहाँ? यह सुनकर पूनम जी को तेज़ झटका लगा। मैं यहाँ अकेली? माँ, फ्लैट बहुत महंगे हैं, इसलिए मैंने केवल 2 बेडरूम वाला घर खरीदा है। एक बेडरूम हमारा होगा और दूसरा बेडरूम तो मेहमानों के आने जाने के लिए भी चाहिए होगा ना, इसलिए आपकी जगह तो वहाँ नहीं बन पाएगी। और फिर इतने बड़े खुले घर में आप यहाँ अकेले आराम से रहना, और आप वहाँ उस माहौल में जाकर करेंगे भी क्या? आपकी सारी जान पहचान तो यही है, और फिर हम हर हफ्ते आपसे मिलने तो आते ही रहेंगे, और आप भी वहाँ कभी कभी आती रहना। सुरेश की बातें सुनकर अनीता तो बहुत उत्साहित हुई, जबकि पूनम जी के पास तो जैसे शब्द ही खत्म हो गए थे। उन्होंने उसके बाद कुछ नहीं कहा। अपने आंसुओं को मन में किसी कोने में समेटकर बोली, मुस्कान के साथ सामान्य देखने का नाटक करने लगी। पूनम जी के बेटे सुरेश की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे और अभी तो जीवन सामान्य ढंग से ही चलने लगा था, लेकिन कभी किसी को महसूस होने लगा कि उनकी बहू अनीता उनसे अलग रहना चाहती थी। अनीता ने कभी प्रश्नवाचक रूप से इस बारे में बात नहीं करी, परंतु अनीता के हाव भाव और सुरेश की बातों से पूनम जी समझ गई थी कि वह अलग रहना चाहते हैं, जबकि उनका हमेशा अनीता का अपनी बेटी की तरह स्नेह ही दिखाया करती थी। उनकी गलतियों पर भी कभी उसे टोकती नहीं थी। उसके मनपसंद पकवान बनाकर उसे रोज़ खिलाती थी। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए उसे बेटी के नाम का भरपूर प्यार भी देती थी। और अब 1 महीने के अंदर अंदर ही सुरेश और अनीता अपना सारा सामान लेकर नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। पूनम जी को आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं थी। उनके पति सरकारी नौकरी पर उच्च पद के अधिकारी हुआ करते थे, तो उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में एक अच्छी रकम मिल जाती थी। और फिर वह मकान भी 2 मंजिला था, तो ऊपर की मंजिल उन्होंने किराए पर चढ़ाई हुई थी। सारी धनराशि को मिलाकर घर का गुजारा आराम से चल सकता था, लेकिन बेटे के जाने के बाद
उनका अकेलापन अब उन्हें खाने लगता था। वैसे तो पूनम जी काफ़ी हिम्मत वाली और शांत स्वभाव की महिला थी। इस सोसाइटी में वह 15 सालों से रह रही थी। अब तो उनकी अच्छी खासी जान पहचान भी हो गई थी, लेकिन बेटे बहू को छोड़कर जाने का कारण वह अंदर ही अंदर से टूट चुकी थी। महीने की 1 तारीख आई तो उनकी किराएदार नेहा किराया देने के लिए आई। पूनम जी को आवाज़ लगाने लगी तो देखा दरवाज़ा खुला है। नेहा अंदर चली गई। अंदर आकर देखा तो पूनम जी बिल्कुल निढाल हालत में बेड पर पड़ी हुई थी। उनका अकेलापन उनके चेहरे की गहराई की लकीरों से साफ झलक रहा था। बालों में से हमेशा सफ़ेद निकल आई थी। हमेशा बन ठन के रहने वाली पूनम जी को आज बेहाल अवस्था में देखकर नेहा का दिल ही भर आया और बोली, आंटी क्या हो गया है आपको? इस पर पूनम जी बोली, बेटा मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ ना, इसलिए बनने संवरने का तो दिल ही नहीं करता है। अब तो यह हालत हो गई है कि खाना बनाने का भी दिल नहीं करता है और ना ही कुछ खाने का। अब तो लगता है जैसे बीमारियां शरीर को घेरने लगी है। नेहा बेहद खुश मिजाज स्वभाव वाली जिंदा दिल इंसान थी। दोनों बच्चों को पालन पोषण करते हुए वह अपने लिए समय निकाल लेती। पूनम जी को देखकर कहने लगी, आंटी ऐसे तो नहीं चलेगा। आप कल सुबह 6 बजे तैयार रहना। मैं रोज़ सुबह योगा क्लास में जाती हूँ। कल आपको भी स्कूटर पर बिठाकर ले जाऊंगी। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। पूनम जी ने योगा क्लास के लिए हामी भर दी। योगा क्लास शुरू होने के बाद से ही पूनम जी चुस्त दुरुस्त रहने लगी। नेहा तो उन्हें ब्यूटी पार्लर भी लेकर जाना चाहती थी, परंतु बेटा बहू और अन्य रिश्तेदार क्या कहेंगे, यह सोचकर उन्होंने ब्यूटी पार्लर जाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद पूनम जी की बहू अनीता ने बेटे को जन्म दिया। सुरेश पूनम जी को कुछ दिन पहले ही अपने घर लेकर आ गया था। अनीता के माता पिता तो विदेश में अपने बेटे के पास ही रहते थे, लेकिन पूनम जी ने नवजात की देखभाल खूब अच्छे से की। जब उनका पोता 1 महीने का हो गया तो सुरेश उन्हें वापस छोड़ गया। अपने पोते को छोड़कर जाते हुए उनका दिल भारी हो रहा था। उसके साथ एक जुड़ाव महसूस भी करने लगी थी। कभी कोई त्योहार होता या अन्य अवसर होता तो उनका बेटा उन्हें आकर ले जाता था और वह भी खुशी खुशी चली जाती थी। और उनके घर जाते ही वे दोनों किचन का सारा खाने का काम उनके कंधों पर डालकर शॉपिंग करने निकल जाया करते थे। जाते जाते उनसे कई चीज़ें बनाने की फरमाइश भी कर जाते थे और अपने बेटे को भी दादी के पास ही छोड़ जाते थे। पोते को संभालने के साथ साथ सारा काम करते करते उनकी हालत खराब हो जाती थी। जब काम ख़त्म हो जाता था तब सुरेश वापस छोड़ जाता था पूनम जी को। इस दीपावली पर भी सुरेश अपनी माँ को अपने घर लेकर आया था। उनकी बहू अनीता ने उनसे तरह तरह के पकवान बनवाए। सारा दिन पकवान बनाकर किचन में खड़े खड़े पूनम जी की हिम्मत जवाब देने लगी थी। आखिर उन्हें बुखार चढ़ गया और कुछ समय के लिए वह लेट गई तो अनीता ने सुरेश को धीमे स्वर में कहा, आप माँ जी को उनके घर वापस छोड़ आइए। सारी मिठाई और पकवान तो बन ही गए हैं, घर जाकर आराम कर लेंगी। बुखार की गोली खा लो और चलो, आपको घर छोड़ देता हूँ, सुरेश ने कहा। सुरेश की यह शब्द सुनते ही पूनम जी का मन पत्थर का हो गया। सोचने लगी कि अपना ही सिक्का खोटा हो, एक लौता बेटा जो दिवाली की शाम मुझे घर अकेला छोड़ने के लिए कह रहा है। यह तो जब मेरी ही हालत है। उन्हें सारे रिश्ते मोह माया सब लगने लगे थे और वह सोचने लगी, कब तक मैं बहू के हाथों से मूर्ख बनती रहूंगी। अगर उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो फिर मुझे बुलाते ही क्यों हैं। अपने घर चली गई। नेहा बाहर निकल कर आई और देखकर हैरान रह गई। यह क्या आंटी, आप तो अपने बेटे के घर दिवाली मनाने गई थी, फिर आप यहाँ कैसे? और आपके बेटा बहू कहाँ हैं? पूनम जी केवल इतना ही कह पाई, अपने घर। यह कहते हुए उनकी नज़रों में उदासी थी और नेहा ने लेकिन भाप लिया। उसके बाद उसने कुछ नहीं पूछा और उनके पास दिवाली की तैयारियां करवाने आ गई। उनका घर और उनकी बालकनी भी रोशन कर दी। फिर कहने लगी, आइए आंटी, एक साथ लक्ष्मी पूजन करते हैं।
लक्ष्मी पूजन के बाद नेहा थाली में खाना ले आई और ज़बरदस्ती उन्हें खिला दिया। इतना अपनापन और मनोहार देखकर पूनम जी की आंखों में आंसू आ गए। यही प्यार और अपनापन तो वह अपने बेटे और बहू से चाहती थी। बेटे बहू के घर की कड़वी यादें पूनम जी के मन में काफ़ी दिनों तक बनी रही। कई दिन बीत गए, लेकिन ना तो सुरेश ने फ़ोन करने की ज़रूरत महसूस की और ना ही बहू ने हालचाल जानने की कोशिश तक नहीं की उन्होंने। शनिवार को पूनम जी ने अपने बेटे को फ़ोन किया और उनसे मिलने की इच्छा जताई तो सुरेश ने कहा, माँ आज तो मैं बिजी हूँ, लेकिन हम कल आएंगे। अगले दिन रविवार को पूनम जी सुबह ही पहली किरण के साथ उठ गई और जल्दी उठकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में जुट गई। अपने बेटे, बहू और पोते से मिलने का इतना उत्साह था उन्हें कि चुस्ती से उन्होंने सारा काम कर दिया और 2 ही घंटे में सब पकवान बनाकर रख दिए। लेकिन सुबह से शाम हो गई। पूनम जी उनके इंतज़ार में ही बैठी रही, लेकिन वह नहीं आए। सुबह मन ही मन में वह सोचने लगी, बच्चों ने ना आने का बहाना बना दिया था और आज भी वादा करके अभी तक नहीं आए हैं। उनकी उदासी अब चरम सीमा पर थी। फिर एक उम्मीद के साथ उन्होंने एक नज़र फ़ोन पर मारी, यह सोचकर कि शायद बच्चों ने फ़ोन किया हो और वह उठा ना पाई हो। एक भी फ़ोन नहीं आया। इतना भी समय नहीं है उनके पास कि अपनी माँ को ही याद कर ले। इस ख्याल से उनकी आंखें भर आई। कितनी अकेली हूँ मैं, क्यों भगवान ने मुझे इतना अकेला कर दिया, कहते हुए वह फूट फूट कर रो रही थी। कुछ दिनों में उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी। नेहा उनकी उदासी का कारण अच्छी तरह से जानती थी। एक दिन योगा क्लास में जाते हुए नेहा ने पूनम जी से कहा, आंटी हमेशा एक जैसा जीवन जीने से बोरियत होने लगती है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको जीवन में कुछ नया करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको सच्ची खुशी दे सके? क्या मतलब है तुम्हारा? नेहा, आंटी आप हम लोगों के साथ किटी क्यों नहीं ज्वाइन करती? हर महीने 2 बार सोसाइटी की सभी लेडीज़ किटी पार्टी में रहती है। उसमें हम जमकर मस्ती धमाल करते हैं और गपशप भी मारते हैं। आज शाम के लिए भी किटी पार्टी प्लान की गई है। अरे नेहा बेटा, अब कुछ ऐसा करूँगी तो लोग कहेंगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। ऐसा कहते हुए पूनम जी ने नेहा की बात को टाल दिया। वह घर लौटी तो सोचती हैं, नेहा ने जो कहा उसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। सोचते सोचते आईने के सामने बैठ गई और स्वयं को आईने में देखकर सोचने लगी, यह कैसी हालत बना ली है मैंने अपनी। मैं तो ऐसी कभी ना थी। अचानक उनके मन में कुछ ख्याल आया और चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अपना पर उठाया और बाहर चली गई। करीब 2 घंटे बाद आत्मविश्वास भरी मुस्कान लिए घर लौटी और नेहा को फ़ोन करके किटी ज्वाइन करने का इच्छा व्यक्त की। पार्टी पर ले जाने के लिए नेहा जब पूनम जी के पास पहुंची तो उन्हें देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना ही ना रहा। पूनम जी ने अपने बालों में हेयर कलर करवाया हुआ था और हमेशा हल्के रंग की कॉटन की साड़ी में रहने वाली पूनम जी आज बढ़िया सी सिल्क की साड़ी पहने हुए थी। वह गजब की सुंदर लग रही थी। आज पूनम जी उन्हें देखते ही, आंटी आप तो कमाल की लग रही हैं। यह हुई ना बात, नेहा ने पूनम जी को कहा। वह किटी ज्वाइन करने के लिए सोसाइटी की सभी लेडीज़ के साथ बोली, लेकिन अपने लिए स्पेशल समय निकालकर सबके साथ मिलना जुलना पूनम जी को सुहाने लगा था। कुछ समय में पूनम जी किटी पार्टी की रौनक बन गई थी। इसके साथ ही वह अपना भी पूरा ध्यान रखने लगती थी। अब देखो सजने संवरने लगी थी। उन्होंने ज़िंदगी को सही मायने में जीना भी शुरू कर दिया था। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन था। सुरेश और अनीता आपस में बात ही कर रहे थे। अनीता अपने पति से कहने लगी, सुनिए तो आपने न्यू ईयर के लिए घर पर पार्टी तो रख ली है। अपने ऑफिस के दोस्तों को, यहाँ तक अपने बॉस को भी आपने इनविटेशन दे दिया है। कुल मिलाकर 15 से 20 लोग हो जाएंगे। लेकिन मैं बता देती हूँ, मुझसे इन सब लोगों के लिए इतना खाना
नहीं बनेगा। अनीता, तुम चिंता क्यों करती हो? हर बार की तरह इस बार भी माँ को बुला लेंगे और माँ के बनाए खाने की बात तो कुछ और ही है। इतना लजीज खाना तो बड़े बड़े होटल के शेफ भी नहीं बना पाते। जब सब किटी पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे तो सुरेश का फ़ोन आया। माँ, क्यों ना इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आप मेरे घर आ जाएं। एक साथ मिलकर नए साल की खुशियाँ मनाएंगे। एक दिन पहले ही आपको लेने आ जाऊंगा, आप तैयार रहना। दिवाली के बाद सुरेश ने आज फ़ोन किया था अपनी माँ को। पूनम जी भी हैरान हो गई। इतने में ही उनकी बहू अनीता की आवाज़ आई। माँ जी नमस्ते, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम तीनों कैसे हो? हम सब भी यहाँ ठीक है। माँ, तो आप आ रहे हैं ना? माँ, नहीं बहू, इस बार मैं नहीं आ पाऊँगी। इस न्यू ईयर पर सोसाइटी में ही हमारा कुछ प्रोग्राम है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। बेटे और बहू के मुंह से मिश्री घुले शब्द सुनकर पूनम जी पहले ही समझ गई थी कि उनके बच्चों को उनकी याद क्यों ही आ रही है। हर बार की तरह इस बार भी उनका न्यू ईयर पार्टी का कुछ प्लान होगा। खाना बनाने के लिए इस नौकरानी की आवश्यकता महसूस हुई होगी। हैरान होकर सोचने लगी, अपनी ही माँ के साथ इतनी चालाकी और होशियारी मेरे बच्चे कैसे हो गए हैं। किसी ने यह तक नहीं पूछा कि माँ कैसी हो, अकेले कैसे रह रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं। उन्हें तो बस अपने ही प्रोग्राम से मतलब है। लेकिन मैं बहू को भी कैसे ही दोष दे सकती हूँ जब मेरा खुद का बेटा इतना स्वार्थी हो गया है। सोचते सोचते पूनम जी ने एक निर्णय लिया, बस अब और नहीं, मैं अपने बेटे बहू के हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। पिछली बार उनके घर काम करते हुए मेरी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। जब बीमार पड़ी थी तो मेरा ही बेटा मुझे वापस मेरे घर पटक गया। और तो और दोनों में से एक ने फ़ोन भी नहीं किया, मेरे हालचाल जानने के लिए भी कोशिश नहीं की। फिर कुछ देर बाद सब कुछ भुलाकर पूनम जी अपनी किटी पार्टी में चली गई। अगली किटी न्यू ईयर पर मनाने के लिए तय की गई। लेकिन समस्या यह थी कि न्यू ईयर पार्टी के लिए एक बड़ी सी जगह चाहिए थी और इस समय पर शहर का कोई भी रेस्टोरेंट या होटल मिल ही नहीं पा रहा था। सब कुछ पहले से ही बुक था। फिर नेहा ने पूछा, आंटी आप क्या प्रोग्राम है? न्यू ईयर पर पार्टी हमारे साथ करेंगे या फिर अपने बेटे के घर पर? नेहा की बात सुनकर पूनम एक गहरी सोच में डूब गई। फिर अचानक खड़ी हुई और ऐलान कर दिया कि तुम सब अगर चाहो तो न्यू ईयर की पार्टी मेरे घर पर रख सकते हो। मेरा घर पूरा खाली रहता है, इसी बहाने मेरे घर पर भी कुछ रौनक हो जाएगी। पूनम जी की यह बात सुनकर सब चौंक गए। क्या, आपके घर? हाँ, तो इसमें क्या हैरानी की बात है? पूनम जी दिल खोल कर हंसी तो नेहा कहने लगी, आंटी क्या आइडिया दिया है आपने? इसका मतलब आप इस बार नहीं जा रहे हैं अपने बेटे के घर? पूनम जी ने कहा, इस बार मैं कुछ अलग करने की सोच रही हूँ। नए साल की शुरुआत इस बारे में मैं अपने घर से ही करूँगी, वह भी एक बढ़िया सी सेलिब्रेशन के साथ। हम डिनर ऑर्डर करके मंगा कर लेंगे। तुम सब लोग सपरिवार मेरे घर आना। गेम, डिनर और म्यूज़िक, बस और क्या चाहिए? और वैसे भी हम सब एक साथ रहेंगे तो मज़ा तो आएगा ही ना। पूनम जी की यह बातें सुनकर नेहा ने उन्हें गले से लगा लिया। क्या बात है आंटी, आपने तो सारी समस्या ही ख़त्म कर दी। इतने में किटी की दूसरी मेंबर सुनीता कहने लगी कि आप किसी चीज़ का लोड मत लेना, डिनर मंगाने की जिम्मेदारी हमारी। इस पर पूनम जी ने कहा, अरे न्यू ईयर ही क्यों, तुम लोगों को जब भी कोई पार्टी रखनी हो मेरे घर कर लिया करो। तुम लोगों के साथ मुझे भी अच्छा लगेगा। और फिर इतना बड़ा खाली घर पड़ा है, इससे इसका अच्छा उपयोग तो होना ही चाहिए ना। मेरे घर का किटी पार्टी की सारी मेंबर्स जोश में आ गई और फिर पूरे उत्साह के साथ प्लान बनने लगा। उधर सुरेश और अनीता के मना कर देने पर वह परेशान हो गए। खाना पकाने के लिए माँ को बुलाने का सोचा था। अब न्यू ईयर के दिन कोई और कुक भी नहीं मिल पा रहा था। इस समय कोई हल नहीं हुआ उन दोनों के पास। दोनों अगले दिन सुबह उनके घर पहुंच गए। घर के बाहर पहुंचकर देखा तो घर पर तो ताला लगा था।
थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद माँ और नेहा एक साथ घर पहुँच गए। अपनी सासू माँ को ट्रैक सूट में देखकर अनीता तो उन्हें देखती ही रह गई। तो सुरेश ने भी पूछा, माँ आज सुबह सुबह कहाँ गए थे आप? बेटा मैं रोज़ सुबह ही योगा क्लास में जाती हूँ, अपने आप को थोड़ा फिट भी रख लेती हूँ और दिल भी बहल जाता है। कहते हुए पूनम जी ने घर का ताला खोला और उन्हें अंदर ले गई। घर में घुसते ही सुरेश कहने लगा, माँ अब कोई बहाना नहीं चलेगा, आप इस न्यू ईयर पर हमारे साथ ही रहेंगे। आप अपने 2 दिन के कपड़े पैक कर लो। नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि इस न्यू ईयर पर मेरा प्रोग्राम पहले ही बन चुका था। लेकिन माँ आपका क्या प्रोग्राम हो सकता है इस उम्र में, आप अकेली ही तो है, वह चिल्लाते हुए कहने लगा। नहीं बेटा, अब मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत से लोगों के साथ है मेरे पास अपने किटी के फ्रेंड्स के साथ मेरे न्यू ईयर की पार्टी के कुछ प्लान्स हैं, मैं उसी में बिजी रहूँगी। किटी का नाम सुनते ही अनीता का मुंह खुला का खुला रह गया और सुरेश गुस्से में बोला, माँ यह आप क्या कर रही हैं? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। इस उम्र में किटी पार्टी कर रही हैं? आप कम से कम उम्र का तो लिहाज किया होता। अरे बेटा, उम्र के बारे में तो मैं सोचना ही भूल गई। किसी समय फुर्सत मिलेगी तो सोचूंगी इस बारे में, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मैं केवल इतना जानती हूँ कि मेरी भी ज़िंदगी है जिसे मैंने अभी अभी जीना शुरू किया है और मैं इसे किसी के घर की नौकरानी बनकर तो व्यर्थ नहीं गवा सकती। इतना सुनते ही सुरेश और अनीता के चेहरे का रंग ही उड़ गया। फिर सुरेश ने अपना सुर बदल लिया, लेकिन माँ न्यू ईयर जैसे खास मौके पर तो आपको अपने लोगों के साथ रहना चाहिए ना। इस मौके पर आप हमसे दूर रहे ऐसा तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दूर तो तुमने मुझे बेटा बहुत पहले ही कर दिया है और अब तो मुझे इस बात की आदत सी हो गई है। और अपने लोगों की बात कर रहे हो तो नहीं है मेरे अपनों से कोई भी ज़्यादा ख्याल रखते हैं। यह मेरा अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि डेकोरेशन वाले पूनम जी के घर पर सजावट करने के लिए आ गए। उन्हें देखकर अनीता हक्की बक्की रह गई। माँ यह सब क्या है? बेटा तुम्हें बताया था ना कि ये न्यू ईयर की पार्टी है, तो वह पार्टी मैंने घर पर ही ऑर्गेनाइज़ की है। माँ आप ऐसा कैसे कर सकती है? आपने तो हमारे घर की पार्टी हॉल बनाकर रख दिया है। सुरेश चिल्लाते हुए बोला, बेटा तुम शायद भूल रहे हो कि तुम इस घर को और मुझे पहले ही छोड़ चुके हो। अब यह घर केवल मेरा है और यह मेरी ज़िंदगी है और इस घर में अब वही होगा जो मैं चाहूँगी। मैं तुम लोगों की कठपुतली बनकर इस घर में नहीं रह सकती हूँ। इतना कहते हुए पूनम जी पार्टी की डेकोरेशन और अन्य तैयारियों में व्यस्त हो गई और अनीता और सुरेश हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखते ही रह गए। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।